आज के न्यूज़पेपर की सबसे जो इम्पोर्टेंट कटिंग है वो स्वाभाविक है। वो वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। तो फाइनल में अल्टीमेटली फाइनल में मेसी का जादू चला। डेफिनेटली चला मेसी का जादू। तो आज के सारे पेपर्स ने मेसी को अपने अपने तरीक़ों से हेडलाइंस दी है। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता फीफा विश्व कप। लियोनेल मेसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और पेनाल्टी शूट आउट में ये फैसला हुआ है। एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, फिर पेनाल्टी शूट आउट हुआ 4-2। ये स्कोर भी आपको याद रखना है। जिस तरह से कॉमनवेल्थ के इवेंट होते हैं या एशियाड होते हैं या लास्ट ईयर ओलंपिक हुआ, तो जिस तरह से वहाँ पे आप कम से कम उससे 15-20 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर भी बनेंगे, अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। लेकिन अभी फ़िलहाल कम से कम 2-3 लोगों का नाम याद रखें। तो एक तो मेसी, और मेसी की अच्छी विदाई हुई। लेकिन आने वाला दिन किसका है? देखिए, आने वाला दिन इस शख्स का है, एमबाप्पे का वो गोल्डन बूट। अभी पूरा समय इनके पास है, एमबाप्पे के पास पूरा समय है। तो कल के मैच में निश्चित रूप से एमबाप्पे हावी रहे थे। अर्जेंटीना विंस वर्ल्ड कप प्रेजेंटेशन सेरेमनी हाइलाइट्स। इसमें क्या है भाई प्रेजेंटेशन सेरेमनी में? तो मेसी विंस गोल्डन बॉल। मेसी को गोल्डन बॉल मिला। और एम्बापे जो फ्रांस के हैं तो टेक्स गोल्डन बूट। देखिए, सबसे ज़्यादा जो गोल करते हैं उन्हें गोल्डन बूट मिलता है। और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, जैसे अपने यहाँ क्रिकेट में होता है ना सीरीज, तो गोल्डन बूट मिला है एम्बापे को। ठीक है, एक और कटिंग में देता हूँ। मेसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अर्जेंटीना को 36 साल बाद विश्व कप दिलाकर अपना अधूरा सपना पूरा करने वाले लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। सही है। जबकि सर्वाधिक गोल करने वाले फ्रांस के एम्बापे को गोल्डन बूट मिला। एम्बापे को गोल्डन बूट मिला। अर्जेंटीना के लिए फाइनल में 2 गोल करने वाले मेसी गोल्डन बॉल के हकदार में। कल के मैच में इन दोनों के बीच, मैच तो दो टीमों के बीच हो रहा था, लेकिन वाकई जो गोल इनके द्वारा किया गया, मेसी के द्वारा जो गोल किया गया है। और फिर एक बात आप देखेंगे, एम्बापे का जो खेल था कल का, गजब का एग्रेशन उनमें है कि दो शुरू से जो मैच चल रहा था तो उसमें तो अर्जेंटीना 2-0 से आगे था। लेकिन 2 मिनट के अंदर में 2 गोल दाग करके एम्बापे ने खेल को पलट दिया था। और फिर अगला गोल भी उन्होंने नहीं डाला। तो कल उन्होंने हैट्रिक भी गोल की बनाई। देखिए, इनके साथ ही वह सर्वाधिक 26 विश्व कप मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। कौन? मेसी। सर्वाधिक 26, मैंने वर्ल्ड कप में अब तक 26 मैच खेला है इन्होंने। फाइनल में 2 पेनल्टी बचाने वाले अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार मिला। ठीक है। और एम्बापे ने फाइनल में हैट्रिक समेत 8 गोल किए, जिससे वह गोल्डन बूट के हकदार बने। ये सारे नाम तो आपको याद करने होंगे, याद कीजिए इसको। अगली कटिंग में लेता हूँ। तो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी परसों। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, और ये कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसमें 3 स्टेट्स हैं, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और उड़ीसा है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में कुछ और जानकारी मैंने इकट्ठी की है। देखिए, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह प्रिजाइडेड ओवर द 25th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन कोलकाता टुडे। ठीक है। ये पूर्वी क्षेत्रीय, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्षेत्रीय परिषद वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये संसद का एक अधिनियम, राज्य के अनुरूप पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों, यानी 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण में विभाजित किया है। तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, और इसके विभाजन का आधार क्या है? देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली और संचार के उपकरण, सांस्कृतिक व भाषाई संबंध, आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं कानूनी व्यवस्था। तो इस आधार पे इसको किया गया है क्षेत्रीय परिषद। अगली कटिंग की ओर बढ़े हम।
राज्यपाल ने विश्व कप जीतने वाली दृष्टिबाधित टीम को सम्मानित किया। कल का जो टेस्ट था उसमें ये क्वेश्चन भी मैंने डाला था। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दृष्टिबाधित क्रिकेट T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को रविवार को सम्मानित किया। और भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर, ये भी कल क्वेश्चन था मेरा कि किस देश को पराजित किया, तो बांग्लादेश को पराजित किया। नेपाल में जो रस्साकसी चल रही है उसे भी आज के पेपर ने सुर्खियां लगाई है। नेपाल में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दलों को 7 दिन का समय दिया गया है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि नेपाल जल्दी से जल्दी एक अस्थायी और मजबूत सरकार मिल जाए नेपाल को। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने अपने गठबंधन के सहयोगी पुष्प कुमार दहल के साथ सत्ता बंटवारे पर चर्चा की, क्योंकि देखो उनको फुल मेजोरिटी तो मिला है नहीं। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा है, ध्यान रखिएगा, वहाँ जैसे हमारे लोकसभा है वहाँ प्रतिनिधि सभा है, तो उसमें उन्हें 138 सीटों की ज़रूरत है, उतनी उन्हें मिली नहीं है। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। देखिए यहाँ नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, ध्यान रखेंगे इनको। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वार्ता ही रास्ता, देखिए ये जनसत्ता ने संपादकीय बनाया है इसको, आज का जनसत्ता का ये वार्ता ही रास्ता। तो वार्ता ही रास्ता किस चीज़ का भाई? तो भारत ने एक बार फिर से रूस को समझाने का प्रयास किया है। भारत ने एक बार फिर रूस को समझाने का प्रयास किया है कि भैया मारपीट लड़ाई दंगा बंद करो और बातचीत कीजिए। परेशानी तो सबको हो रही है। ये माना कि मुझे तेल सस्ता मिल रहा है, लेकिन सिर्फ तेल से ही तो ज़िंदगी नहीं चल सकती ना। देखो यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया है, रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 10 महीने हो गए। इसकी वजह से पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला, कल भी क्वेश्चन में मैंने डाला था इकोनॉमिक्स में कि सप्लाई चेन सबसे ज़्यादा, एक तो कोविड के चलते पहले से ही परेशानी थी, कंटेनर वगैरह की भी कमी हो गई है, सामान जाए तो जाए किससे, और सप्लाई चेन बाधित हो रहा है। सप्लाई चेन बाधित हो रहा है पूरी दुनिया में। उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो फाइनल गुड्स के अलावा जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं तो वो एक देश से दूसरे देश में जा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। खासकर देखिए लिखा हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया को आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। खासकर भारत जैसे देश जो ईंधन और खाद्य तेलों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें खासी परेशानी झेलनी पड़ी। महंगाई पर काबू पाना पहले ही तमाम देशों के लिए मुश्किल बना हुआ है, उसमें भी युद्ध से वजह से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से दोहरी मार पड़ रही है। इसलिए रूस यूक्रेन संघर्ष पर विराम न केवल भारत बल्कि दुनिया के सारे देशों के हित में है। तो चलो कल जो पांचवा या चौथा क्वेश्चन था जो मैंने इकोनॉमी पे डाला था, ग्लोबल जो वर्ल्ड का भी करंट सिनेरियो है, इकोनॉमिक सिनेरियो है, तो उससे जब संबंधित है ये। खैर अगली कटिंग लेते हैं। तो शायद ये लास्ट कटिंग थी, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। और ठीक से देखें आप वीडियो को, इससे जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको नोट कर लें और फिर टेस्ट के लिए तैयार रहें। थैंक यू।